नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो पुस्तक लिखी गई है पीटर जे डैनियल्स द्वारा। ये अंग्रेज़ी में है। वो उस पुस्तक का विषय है कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी आचार संहिता। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार कंपनियों की आचार संहिता होती है, जिस प्रकार हमारे देश की एक आचार संहिता होती है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौलिक जो अधिकार हैं या मौलिक जो कर्तव्य हैं यानी बुनियादी जो फ़र्ज़ हैं, वो भी एक तरह की एक आचार संहिता ही है एक नागरिक के लिए। यानी अगर हमें एक अच्छा नागरिक होना है तो हमें जो मौलिक कर्तव्य हैं या बुनियादी जो फ़र्ज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उनका पालन करना होगा। तो वो भी एक आचार संहिता ही है एक अच्छे नागरिक होने के लिए। तो इसी तरह लेखक कहते हैं कि जैसे आचार संहिता बताई गई है कंपनियों की, मतलब कंपनियां जो अपने लिए आचार संहिता बनाती हैं और देश अपने लिए आचार संहिता बनाता है। धर्म में भी आचार संहिता का महत्व है। तो जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनमें आचार संहिता बताई गई है। तो इन्हीं से वो प्रेरणा लेकर उनका ये मानना है कि हम भी अपने लिए आचार संहिता बनाएं। तो अब सवाल उठता है कि हम किन क्षेत्रों में आचार संहिता बनाएं। तो वे कुछ उदाहरण देते हैं, तो उन्हें मैं बता दूंगा अभी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में। तो इसके पहले हम आगे बढ़ें, हम कुछ और बात कर लेते हैं। तो जब आप अपनी आचार संहिता बनाएं तो पहले तो आपको क्षेत्र का विचार करना होगा कि किस क्षेत्र के लिए मैं क्या आचार संहिता बनाऊंगा, वो एक बात हो गई। और दूसरी बात है कि आप कहाँ से प्रेरणा लें। तो एक बात जो मैंने अभी कुछ देर पहले कही कि आप जो आपके धर्म के शास्त्र हैं, जो जैसे अगर आप ईसाई हैं तो आप बाइबल से उठा सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, और अन्य धर्म ग्रंथों से भी ले सकते हैं, पर मुख्य रूप से आप तब बाइबल से लेंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आप कुरान से लेंगे। तो अब अगर हिंदू हैं तो आप रामायण महाभारत से लेंगे, वेदों से लेंगे। तो इसी तरह क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं आचार संहिता जब बनाऊँ तो मेरा ये मैं ऐसी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि मैं रामायण से कुछ ऐसे पद ले सकता हूँ या श्लोक या चौपाई या दोहे लेकर उन्हें, जैसे आचार संहिता जब बनाएं तो इससे पहले कि आप कुछ नियम लिखें अपने आप के लिए, निजी नियम, उसके ऊपर आप उदाहरण दे सकते हैं, यानी जो कोटेशन होते हैं इन धर्मशास्त्रों से। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप एक कर्मचारी की आचार संहिता बना रहे हैं तो आप गीता से प्रेरणा ले सकते हैं। गीता में एक जो भक्तों के बारे में जब चर्चा होती है तो एक गुण है भक्त का कि वो दक्ष होता है। तो आप उस श्लोक को लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा कि अगर आपको एक अच्छा कर्मचारी बनना है तो आपको दक्ष होना है। तो दक्षता कैसे प्राप्त की जाए, यानी निपुण कैसे हो जाए, माहिर कैसे हुआ जाए अपने क्षेत्र में, तो इस पर भी आपको कुछ आचार संहिता में नियम बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह आप प्रेरणा ले सकते हैं। और एक और श्लोक जो है गीता में, जिसमें मुक्त संग अनमवादी धृत उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते, यानी वो कर्ता सात्विक है जो मुक्त संग है, यानी असंग है, अनहमवादी, वो अहंकार भरा नहीं रहता है, धृति उत्साह समन्वित है, धृति और उत्साह है, धृति यानी दृढ़ है वो, उसमें उत्साह है, इन गुणों के साथ है वो। सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, मतलब सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और विफलता में, कामयाबी और नाकामयाबी में वो अपना उसी तरह की मानसिक स्थिति बरकरार रखता है वो, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो ऐसा कर्ता जो है वो सात्विक करता है, यानी शुद्ध हृदय वाला जो कर्ता होता है वो सात्विक करता है। तो आप भी कोशिश करें कि आप इन गुणों को शामिल करें अपने जो कर्मचारी की आचार संहिता बनाएंगे। तो अगर अच्छा कर्मचारी आपको बनना है तो ये गुण अपने आप में विकसित करने होंगे आपको। तो इस तरह आप प्रेरणा ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप आचार संहिता तैयार कर रहे हैं तो धर्म ग्रंथों से आप काफ़ी प्रेरणा ले सकते हैं और ऊपर वो श्लोक भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपने क्यों ये आचार संहिता बनाई। और कुछ चीज़ें जो आपने ली हैं वो धर्मशास्त्र से भी प्रेरित हैं। जैसे कि श्रीधरन जो रेलवे मैन माने जाते हैं, वे भी गीता से बहुत प्रेरणा लेते थे। तो वो तो अपने जो उनके टीम मेंबर्स जो थे, सदस्य थे उनकी टीम के, उनको ये बांटते थे। मेरे ख्याल से गीता मकरंद जो तेलुगु में है भगवद गीता, उसका अंग्रेज़ी में भी अनुवाद हुआ है। वही अंग्रेज़ी अनुवाद जो उनके पास थी और वो मंगाकर अपने कर्मचारियों को भी बांटते थे। तो उनके साथ उनके अनुसार, ई श्रीधरन के अनुसार भगवद गीता एक मैनुअल जैसी है, मतलब
खासकर एक मैनेजर के लिए या एक कर्मचारी के लिए, और जो भी कार्य कर रहा है कहीं, तो उसके लिए वो एक मैनुअल की तरह है। मैनुअल को हम कह सकते हैं एक नियमावली, इसमें लिखा है गाइड है, यानी आप यूज़र मैनुअल डालें अगर जैसे मैं तकनीकी लिखा ना, तो यूज़र मैनुअल हम अंग्रेजी में बहुत प्रयोग करते हैं, तो उपयोगकर्ता पुस्तिका, तो एक गाइड की तरह काम करती है भगवत गीता एक कर्मचारी के लिए। तो उसमें बहुत कुछ है, जैसे भगवत गीता में जो आप अगर आप कर्मचारी के लिए जब जैसे मान लीजिए आप कर्मचारी हैं, तो आप अपने जब आचार संहिता बनाएंगे तो एक क्षेत्र होगा आपके कार्यालय का क्षेत्र, या आप एक कैसा कर्मचारी होना चाहेंगे, आप किन किन नियमों का पालन करेंगे, निजी नियमों का, अपने लिए आप कौन से नियम बनाएंगे, तो उसमें आप गीता की मदद ले सकते हैं। एक उदाहरण था। तो इसी तरह हर क्षेत्र में आप अपने धर्म ग्रंथों से प्रेरणा ले सकते हैं। तो जो आपका धर्म हो, आप उस धर्म ग्रंथ से उठाइए ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे पद या दोहे या चौपाई या वर्सेस जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे ही आप अपने धर्म ग्रंथ का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप नास्तिक हैं, अगर आपको ईश्वर में विश्वास नहीं है, तो आप जिन पुस्तकों में आपका विश्वास है उनमें से आप कुछ उदाहरण ले सकते हैं। तो ये बस एक तरीका है अपने को याद दिलाने का कि पहले भी ऐसी बातें कही गई हैं जो कि कई लोगों को प्रेरणा दे चुकी हैं, तो आप भी उनका लाभ उठा सकते हैं। तो एक बात ये थी। और दूसरी बात यह है कि आप एक पुस्तक खरीद सकते हैं, अपने मतलब नोटबुक खरीद सकते हैं, उसमें आप अपनी आचार संहिता लिख सकते हैं, या आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं और बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पर वो पुस्तिका आपके पास हमेशा रहे, ऐसी होनी चाहिए। तो इसलिए नोटबुक छोटी हो, जो अगर पॉकेट में आ सके तो और बढ़िया है। पॉकेट नोटबुक जो छोटी सी डायरी टाइप की आती है वो ले लीजिए, क्योंकि आचार संहिता कोई बड़ी पुस्तक नहीं रहेगी, बस आप कि कुछ छोटी छोटी पंक्तियाँ रहेंगी, छोटे छोटे लाइन रहेंगी। जैसे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो वो तो ऐसी है कि वो तो बहुत ही कम जगह लेती है, मतलब एक कागज़ के पन्ने पे आ जाएगी पूरी। तो इस तरह छोटी छोटी पंक्तियाँ आप लिखिए, जिससे कि याद करना भी आसान हो, मतलब याद रखना आसान हो कि आपकी आचार संहिता क्या है, और आप उसको हमेशा अपने साथ ले भी सकें। जो छोटी नोटबुक रहेगी तो पॉकेट में रख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर में टाइप किए हैं तो भी ऐसा मतलब बनाइए उसको कि मतलब कुछ ही पन्नों में वो आ जाए। ज़्यादा बड़ी बड़ी पंक्तियों का प्रयोग करेंगे तो याद रखना भी मुश्किल होगा और साथ लेकर जाना भी मुश्किल होगा। तो ये कहने का मतलब था। और एक तीसरी बात है कि आचार संहिता क्यों ज़रूरी है। जब हमारे पास एक आचार संहिता होती है तो हम अपने व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं, आंक सकते हैं अपने व्यवहार को, कि जो हमने निश्चय किया था कि हमारा व्यवहार इस क्षेत्र में ऐसा होगा। जैसे मैंने कर्मचारी का उदाहरण दिया, तो अगर आप एक कर्मचारी हैं, एक एम्प्लॉई हैं, तो अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो आपके आचार संहिता के विरुद्ध जाता है, तो अपने व्यवहार का आकलन कर सकते हैं। हर हफ्ते या हर महीने या हर साल आप कुछ न कुछ आकलन कर सकते हैं अपने व्यवहार का, और फिर देख सकते हैं कि कहाँ आपसे चूक हुई, और फिर आप अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं। तो ऐसा करने से आप अपने जो आचार संहिता का निर्माण आपने किया है, जिस आचार संहिता का, उसके अनुसार अपने व्यवहार को ढाल पाएंगे। तो आपको सीधी राह पर रखता है। कहने का मतलब ये है, वो एक तरह का दिशा निर्देश करेगी आपको, आपकी आचार संहिता, या वो पथ प्रदर्शक का काम करेगी। तो इसलिए आचार संहिता बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप कह सकते हैं कि दिमाग में भी तो हमें बातें रख सकते हैं, पर अक्सर ऐसा होता नहीं। जब तक लिखित में नहीं है, वो लिखा नहीं गया है, तब तक बड़ा मुश्किल होता है अपने व्यवहार का आकलन करना कि क्या हमने वो किया जो हमने निश्चय किया था। क्योंकि निश्चय केवल मन में एक धुंधली सी तस्वीर बना के या कुछ उतने अस्पष्ट शब्दों को मन में रख के आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए ज़्यादातर जगह आप देखेंगे तो आचार संहिता लिखित रूप में होती है। अभी जैसे मेरे पास एक किताब है, कार्मिक प्रबंध तथा औद्योगिक संबंध, एक अंग्रेजी पुस्तक का अनुवाद है। तो इसमें भी मैं देख रहा था कि आचार संहिता इसमें बताई गई है कि कैसे कंपनी की भी आचार संहिता होती है। देखिए, जैसे हमारी नीतियाँ, अभी जैसे हमारी नीतियाँ इसमें बताई गई है। ये जो यहाँ टेबल है, ये पुस्तक बड़ी पुरानी टाइप की, मतलब पन्ने थोड़ा ऐसे हैं कि फट सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा इस पर। मतलब बहुत हल्के से इसको हैंडल करना पड़ता है, बहुत ध्यान से। तो ये जो टेबल बनाया गया है, नीतियाँ हैं, जैसे हमारी नीतियाँ हैं। तो जैसे एक कंपनी है, जैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ।
कंपनी के सदस्यों के साथ काम करने में हम इन सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे। यह कंपनी की नीति है कि वह एक जैसे कार्य अथवा एक जैसी लंबी सेवा के लिए उतना अथवा उससे अधिक वेतन दे जितना अन्य प्रसारण कंपनियां देती हैं। तो मेरे ख्याल से बीबीसी का एक आचार संहिता है। तो इसी तरह आप अपने लिए भी आचार संहिता बनाएं। तो जिस तरह कंपनियां आचार संहिता बनाती हैं, जिस तरह देश एक आचार संहिता के हिसाब से चलता है, उस तरह आप अपने जीवन को भी आचार संहिता के अनुसार चलाइए और इससे आपका जीवन सुधरेगा ही, इससे कोई आपको हानि नहीं होगी। तो अब आइए देखते हैं कि पीटर जे डैनियल्स ने किन क्षेत्रों का उल्लेख किया है और आप इससे किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। और आप याद रखिए कि ये जो तरीका होता है उस पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि लेखक ने क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं और किन क्षेत्रों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। ये तो बस हमारे लिए एक तरह के उदाहरण है और उन्हें हम अपनी अकल लगा के और अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार हम इनमें थोड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपने लिए हम उसे लाभकारी बना सकते हैं, अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि लेखक ने किन किन क्षेत्रों का उल्लेख किया है या वर्णन किया है। तो अपनी स्वयं की आचार संहिता तैयार करें। वित्त को संभालने के लिए आचार संहिता, तो वित्त के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में आप अपने पैसे का, अपने धन का उपयोग कैसे करेंगे, उसको खर्च कैसे करेंगे, इस पर आप एक आचार संहिता बनाइए। विजेता की आचार संहिता, अगर हमें एक विजेता के अनुसार जीवन बिताना है, एक विजेता का जो मानसिक रवैया होता है, मेंटल एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, दृष्टिकोण, मनोभाव होते हैं, तो एक विजेता अगर हमें बनना है तो हमारे क्या मनोभाव होने चाहिए, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। तो अगर एक आप विजेता की तरह जीवन जीना चाहते हैं, एक कामयाब इंसान की तरह, तो आपकी क्या आचार संहिता होनी चाहिए। पति या पत्नी की आचार संहिता, पिता या माता की आचार संहिता, आप अगर पिता हैं तो आपको क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए कि बच्चे आपका अनुकरण करने में हिचके नहीं। यानी आप यही चाहेंगे कि आपके बच्चे आपकी तरह बने, ऐसा आपका कर्म होना चाहिए। अगर हम खुद ऐसे कर्म करते हैं जो हम नहीं चाहते बच्चे करें, तो बाद में बच्चों को समझाना मुश्किल होता है। हालांकि ये बात सही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ खुद करें तभी बच्चों को बनाएं, क्योंकि हमने कई गलतियां की होंगी जीवन में और उन गलतियों से हमने सीख ली होगी। तो हो सकता है अब उस एक गलती को सुधारना मुश्किल हो। जैसे कि मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण देता हूँ। वे कहते हैं कि उनके भाई बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और इसके कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया। तो उनके भाई ने कहा कि कभी भी तुम शराब मत पीना और हमेशा उससे दूर रहना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बात मानी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं सोचा कि एक तो खुद शराबी हैं और मुझे बोल रहे हैं कि शराब मत पीजिए। तो इसलिए ऐसा नहीं है हर वक्त कि हम दूसरों से यही सवाल करें, तुम खुद करते हो कि नहीं, तुम तो खुद वो नहीं करते, दूसरों को क्यों समझाते हो। तो कभी कभी हमें बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, चाहे वो बड़े खुद करते हैं कि नहीं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप स्वयं किसी चीज़ का पालन कर रहे हैं और बच्चों को फिर समझाएं उसका महत्व, तो उसका असर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें खुद पहले कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, तब उससे हम असरदार साबित होंगे अब जो भी हम चाहते हैं बच्चों के लिए। मतलब अगर हम बच्चों से कुछ काम करवाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वे कुछ इस प्रकार जीवन जिए कि सफलता की ओर बढ़ें, तो हमें ऐसा व्यवहार भी करना चाहिए कि बच्चे देखें कि हम वो करते हैं जो हम कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पिता या माता की आचार संहिता, दादा या दादी की आचार संहिता। अगर आप दादा या दादी हैं तो आप अपने लिए भी आचार संहिता बनाइए कि आप कैसे दादा होना चाहेंगे, कैसे दादी होना चाहेंगे। परिवार बनाने के लिए आचार संहिता, किस तरह आप अपने परिवार का निर्माण करना चाहेंगे। मित्रता के लिए आचार संहिता, कैसे दोस्त आप बनाना चाहेंगे, खुद आप एक कैसे दोस्त होना चाहेंगे। क्या मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ देंगे कि बस स्वार्थ वाली दोस्ती बना के रखेंगे, उसके लिए अपनी आचार संहिता बनाइए। अब स्वार्थ के लिए तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आचार संहिता बनाई जाती है अपने को सही रास्ता दिखाने के लिए और श्रेष्ठ चरित्र पाने के लिए उस क्षेत्र में। तो आपकी आचार संहिता में यही अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो स्वार्थी इंसान की सोच हो उसमें, या केवल बस अपने फ़ायदे की बात उसमें हो। छात्र की आचार संहिता, आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको एक अपनी आचार संहिता बनाना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स लिख सकते हैं अपनी आचार संहिता में, पहले तो अपने धर्मशास्त्र से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, जैसे कि रामायण से, महाभारत से। जैसे कि रामचरितमानस में चौपाई भी है कि
अल्पकाल सब विद्या आई, गुरुकुल चले रघुराई, ऐसा ही कुछ है, तो पूरी चौपाई तो याद नहीं है कि जब श्री रामचंद्र गुरुकुल गए तो अल्पकाल कुछ ही समय में उन्हें विद्या सब आ गई। तो ऐसी कुछ चौपाइयाँ आप लिख सकते हैं, या और भी जो शिक्षा पर कुछ श्लोक बने हुए हैं उन्हें आप अपनी आचार संहिता में शामिल कर सकते हैं। उद्यमी की आचार संहिता, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपकी एक आचार संहिता क्या होगी, मतलब आप अपने कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करेंगे, बिजनेस क्षेत्र में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, यानी क्या योगदान रहेगा आपका, इस पर आप विचार कर सकते हैं। नियोक्ता या कर्मचारी की आचार संहिता, तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं, नियोक्ता हैं, तो आप कैसा व्यवहार करेंगे, अगर आप कर्मचारी हैं तो आपका व्यवहार कैसा होगा, ये सब आप ये बातें लिख लीजिए अपनी आचार संहिता में। अगर आप नेता हैं तो आप उसके लिए एक आचार संहिता बनाइए, अनुयायी हैं तो आचार संहिता बनाइए। पर ज़्यादातर लोग देखेंगे नेता भी होते हैं, कुछ क्षेत्रों में हम नेता होते हैं, कुछ क्षेत्रों में हम अनुयायी होते हैं। तो मेरे ख्याल से हर आदमी को ये दोनों चीज़ें बना लेनी चाहिए। घर में तो माता पिता नेता होते हैं अपने बच्चों के, तो नेता तो सभी लोग हैं, और अनुयायी भी हम हैं। जैसे हम किसी को अगर किसी से प्रेरणा लेते हैं और हम उनकी बात मानते हैं तो हम उनके अनुयायी हो गए। तो हम किस तरह के अनुयायी होना चाहेंगे, इस पर भी आप अपने विचार उसमें लिख सकते हैं अपनी आचार संहिता में। तो अब आइए, अब मैं एक उदाहरण दे देता हूँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह आपको अपनी आचार संहिता बनानी है। तो ये मैं पीजे डैनियल्स की बुक का जो अनुवाद मैंने किया है गूगल ट्रांसलेट से, वो मैं पढ़ देता हूँ। तो वित्त को संभालने के लिए आचार संहिता और एक उदाहरण है। तो पहली आचार संहिता या पहला उसमें जो नियम है, जितना हो सके उतना कमाएं। तो अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाएं। अगर आप वित्त के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितना हो सके आप अपनी कुशलता बढ़ाएं, अपनी महारत बढ़ाएं, और अपने जो पैसा कमाने की एबिलिटी है, यानी जो आप में क्षमता है, उसको बढ़ाएं। ध्यान से बजट बनाएं, अच्छी चीज़ें खरीदें और कम से कम कर्ज लें। तो बजट बनाएं बहुत ध्यान से, उस पर बहुत विचार करें। खर्चे अपने आपकी आमदनी से ज़्यादा ना हो, और अच्छी चीज़ें खरीदें, यानी क्वालिटी गुणवत्ता वाली चीज़ें खरीदें, ताकि आपका पैसा जो लगे सामान लेने में वो केवल कुछ दिन में ही उसका लाभ समाप्त न हो जाए, ख़त्म न हो जाए। जैसे कि मैंने बेन कार्सन पर भी एक वीडियो बनाया था। उनकी माँ क्या करती थी, क्योंकि दो नौकरियाँ करती थी और बच्चों को अकेले पालती थी, 2 बच्चों को, और उनकी कई तकनीकों की वजह से बच्चे बहुत आगे बढ़े जीवन में। जैसे बेन कार्सन दुनिया के सबसे बड़े बच्चों के न्यूरोसर्जनों में से एक थे। तो वे क्या कहती थी कि वे क्या करती थी कि मतलब थोड़े महंगे कपड़े खरीदती थी अपने बच्चों के लिए, पर कम, और वे कपड़े ज़्यादा चलते थे, ज़्यादा मतलब फिट भी होते थे अच्छे, और चलते भी ज़्यादा थे। तो पैसा कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था। अच्छी क्वालिटी की चीज़, मतलब गुणवत्ता वाली चीज़ आप खरीदेंगे तो पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे आप। समझदारी से अपने भंडार बढ़ाते रहें। रिजर्व शब्द इस्तेमाल किया है पीजे डैनियल्स ने। तो अपने भंडार बढ़ाने का अर्थ है कि जैसे कुछ ज़रूरत के समय के लिए कुछ धन रखिए, या ज़रूरत के समय के लिए कुछ ऐसा मतलब कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए जो ज़रूरत के समय काम आए। कुछ ना कुछ पैसा हो, या कि सोने का रिज़र्व हो, चांदी का रिज़र्व हो, जैसा आप ठीक समझें वैसा एक रिज़र्व रखें अपने पास। किसी भी व्यक्तिगत या व्यावसायिक समझौते में नियंत्रण बनाए रखें, या ऐसे किसी समझौते में मत जाइए जिसमें केवल एक पक्ष को ही ज़्यादा फ़ायदा हो और दूसरे पक्ष को नुकसान ज़्यादा हो। तो इन सब बातों में ध्यान रखिए। कानूनी टकराव से बचें, कोर्ट कचहरी के चक्कर से जितना बच सकें बचें। मेरे ख्याल से पीजे डैनियल्स बताए थे कि इतने लंबे समय में उनके बिजनेस करियर में कभी किसी कोर्ट केस का सामना न करना पड़ा। तो अपने को कानूनी टकराव से बचा के रखें। ये केवल एक उदाहरण है, तो आप भी सोच सकते हैं इनके बारे में, और अपनी स्थिति के अनुसार इनमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। अपने दिमाग पर पैसा खर्चा करें, यानी दिमाग पर पैसा खर्चा करने का अर्थ है ट्रेनिंग में जाइए, किताबें खरीदिए, पढ़िए उन्हें, कोर्सेज करिए। कुछ कोर्सेज महंगे होते हैं, तो हो सकता है उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो ये भी जांच पड़ताल कर लीजिए कि कोर्स केवल महंगा है, केवल क्या उसमें कोई बात भी है कि केवल वो महंगा है। तो कोर्स का थोड़ा रिव्यू देख लीजिए। जैसे कई कोर्सेज होते हैं जो लाखों रुपए के होते हैं, तो उनको करने के पहले आपको जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि क्या वाकई ये कोर्स अच्छे हैं कि नहीं, आपके जीवन में फ़ायदा करेंगे कि नहीं, और क्या वो जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको आप
व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका कर पाएंगे कि नहीं, ये सब भी देखिए। पर अपने दिमाग पर पैसा खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये अब मेरे आचार संहिता में भी ये बात रहेगी। कानूनी रूप से बाध्यकारी और सुरक्षात्मक पारिवारिक ट्रस्ट बनाएं। अब इसके लिए आपको तो वकील की सलाह लेनी पड़ेगी, या अगर थोड़ा बहुत कानून की जानकारी आपको हासिल करनी है तो ऐसी पुस्तकें आती हैं जिसमें जो साधारण कानून होता है, वो साधारण जो ज्ञान होना चाहिए हमें कानून का, उन पर भी पुस्तकें आती है। तो खरीद के थोड़ा बहुत वो पढ़ लें। पर अगर उसमें थोड़ी गहरी जानकारी हासिल करनी है तो वकील की सलाह लेनी होगी। दीर्घकालिक आर्थिक, आध्यात्मिक और ज्ञान विरासत बनाएं। यानी जब हम इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे तो हम बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे? क्या कुछ ज्ञान की बातें छोड़ कर जाएंगे कि बच्चों को कैसे धन का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा जैसे बच्चों के लिए कुछ जैसे पीटर जे डेनिस बताते हैं कि वो स्वर्ण की मुद्राएं छोड़ कर जाएंगे बच्चों के लिए। उनका अपना प्राइवेट बैंक भी है और वो सोने चांदी के भी कुछ सिक्के भी बनाते हैं और कुछ सोने चांदी के कई तरह तरह के आभूषण बनाते हैं, ज्वेलरी नहीं, कुछ जैसे प्लेट्स बनाते हैं। जैसे वो तो क्योंकि ईसाई हैं तो ईसाई धर्म की कुछ जो प्रमुख जो पद हैं बाइबल में, उन पर वो चांदी के प्लेट्स बनाते हैं। तो इसी तरह अगर आप हिंदू हैं तो क्या कुछ चांदी के प्लेट बनाकर बच्चों को कुछ धर्म की बातें भी छोड़ कर जाएंगे, और कुछ अपने आपका जो अनुभव है धन के बारे में, यानी वित्त के बारे में, तो उसके बारे में भी क्या कुछ बच्चों को शिक्षा देकर जाएंगे? ये सब बातें आप उसमें लिख सकते हैं। तो इससे मुझे आशा है कि आपको कुछ स्पष्टता हुई होगी कि किस तरह आचार संहिता बनाई जाए। और कुछ दो तीन बातें तो आप स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य से भी प्रेरणा ले सकते हैं। उनके साहित्य में बहुत ऐसा कुछ भरा हुआ है जिससे आप अपने आचार संहिता में इस्तेमाल कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद की बातें। जैसे मान लीजिए आप विजेता की जब आचार संहिता बना रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद ने तो सकारात्मक सोच पूरी भरी हुई है, विजेता का नज़रिया कैसे होना चाहिए, एक विजेता का समान कैसे जिया जाए। तो इसमें आप स्वामी विवेकानंद के साहित्य से भी लाभ उठा सकते हैं। और जब जैसे मान लीजिए आप एक छात्र का कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना रहे हैं तो आप और कई ग्रंथों से लाभ उठा सकते हैं। और जैसे कुछ जो महान शिक्षक हुए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन की किताबों से आप लाभ उठा सकते हैं जब छात्र का वो बनाएं। या जो बहुत प्रसिद्ध छात्र हुए हैं दुनिया में, या जिन्होंने विद्या बहुत अर्जित की है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो सकते हैं, या जैसे मेरे ख्याल से विल्सन जोन्स थे, एक जो संस्कृत के भी विद्वान थे, फारसी के भी विद्वान थे, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। और ऐसे जो विद्या के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। आप राम वृक्ष बेनीपुरी जी से प्रेरणा ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और ज्ञान पाने की बहुत प्यास थी उनमें। तो इस तरह आप कई लेखकों से लाभ उठा सकें। मैं अपनी पुस्तकों की तरफ देख रहा हूँ कि और कोई नाम मेरे दिमाग में आ जाए। अगर आप अच्छे छात्र होना चाहते हैं तो, और देखा जाए तो APJ अब्दुल कलाम से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे अच्छे छात्र हम हो सकते हैं और क्या कुछ हम किन नियमों का पालन कर सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छे छात्र हों। और इसी तरह आप हर क्षेत्र में अपने धर्मशास्त्रों से और कई प्रेरणादायक साहित्य से आप प्रेरणा लेके उनसे कुछ न कुछ अपने जो लाभ की वस्तु है वो निकाल सकते हैं। और अपने स्वयं अकल से भी आप कई चीज़ें बना सकते हैं। हर चीज़ केवल पुस्तकों से और दूसरों से ही नहीं, अपनी जो अकल और बुद्धि भगवान ने दी है उससे भी हम कुछ चीज़ें अपने लिए लिख सकते हैं अपने आचार संहिता में। तो आखिर में मैं एक बार फिर थोड़ा कुछ बातें दोहरा दूं। तो जिस तरह से एक कंपनी की आचार संहिता होती है, जिस तरह से एक देश की आचार संहिता होती है, वैसे ही आप अपने लिए निजी जीवन के लिए एक आचार संहिता बनाइए। उसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए आचार संहिता बनाइए। जैसे कि मैं फिर से ज़रा दोहरा दूँ, आप वित्त को संभालने के लिए आचार संहिता बनाइए, एक विजेता की आचार संहिता बनाइए, पति या पत्नी की आचार संहिता बताइए, पिता या माता की आचार संहिता बनाइए, दादा या दादी की आचार संहिता बनाइए। आप परिवार को किस तरह बनाना चाहते हैं उसके लिए आचार संहिता बनाइए। अब एक मित्र के रूप में आप किस तरह की आचार संहिता का पालन करेंगे, छात्र की आचार संहिता क्या होगी, उद्यमी की आचार संहिता क्या होगी, एक नियोक्ता है तो क्या आपकी आचार संहिता होगी, आप कर्मचारी हैं तो क्या आपकी आचार संहिता होगी, आप नेता हैं या अनुयायी हैं तो आपकी क्या आचार संहिता होगी। और जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया था कि
आप कैसे अपने वित्त के क्षेत्र में आचार संहिता बना सकते हैं। तो उसमें कुछ हमने बिंदुओं पर नज़र डाली थी कि अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाइए, बजट बनाइए, अच्छे से क्वालिटी की चीज़ें खरीदिए, गुणवत्ता वाली, और कर्ज से दूर रहिए, और अपने दिमाग पर खर्च कीजिए, यानी अपने बुद्धिबल को बढ़ाने के लिए पैसे खर्च कीजिए। तो एक उदाहरण था कि आप क्या क्या लिख सकते हैं अपने आचार संहिता में। तो एक छोटी सी नोटबुक खरीदिए और अपने आचार संहिता पर काम करना शुरू कर दीजिए, या तो कंप्यूटर में टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकालिए, और हर सप्ताह के अंत में, महीने के अंत में, साल के अंत में अपने व्यवहार पर एक नज़र डालिए, उसका विश्लेषण कीजिए, आकलन कीजिए, और देखिए कि आपका व्यवहार क्या आपके आचार संहिता के अनुसार है कि नहीं। अगर आपके आचार संहिता के अनुसार नहीं है तो व्यवहार में बदलाव लाइए और कोशिश कीजिए कि अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाएं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।